हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी की। स्टोक्स लॉ क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, देखते हैं। देखो, अगर मान लो कोई फ्लूइड है आपका, फ्लूइड चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो, और उसमें एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, तो फाइनली क्या होता है, वो गिरते गिरते स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है, और बढ़ने के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जिसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और फिर नीचे आते आते बढ़ती नहीं है। तो जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है बाद में, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टोक्स लॉ जो है वो एक्चुअली विस्कस फोर्स के लिए है। हम लोगों ने विस्कोसिटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर मान लो एक फ्लूइड फ्लो होता है, एक लिक्विड फ्लो होता है, तो लिक्विड जो है हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उनके बीच में बहुत सारे लेयर्स है। जैसे यहां से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो अलग अलग लेयर्स है उसके अंदर जो आगे की ओर जा रहा है, और हर लेयर एक दूसरे पर रेजिस्टिव फोर्स पीछे की ओर लगाता है फ्रिक्शन की तरह, और एक दूसरे को रोकने की कोशिश करता है, और इसी फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्रिक्शन वाली, इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। समझे? तो ये तो भाई लेयर्स के बीच की बात हो गई, लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मान लो लिक्विड है आपके पास, ऐसा लिक्विड रुका हुआ है, लिक्विड चाहे गैस कुछ भी हो, हम इन जनरल फ्लूइड की बात करेंगे। अगर फ्लूइड में कोई चीज मूव कर रहा है इस तरीके से, तो वो होता क्या है कि जो लेयर्स है, लिक्विड के लेयर्स है, उसको डिस्टर्ब करेगा, और लिक्विड का लेयर उसके ऊपर घिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, लिक्विड हो चाहे एयर हो। तो अगर आप किसी भी लिक्विड और एयर में कोई बॉडी मूव करता है, तो उस बॉडी पर वो फ्लूइड क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाकर उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे एक सॉलिड पर दूसरा सॉलिड आगे बढ़ता है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है, वैसे ही लिक्विड के अंदर अगर कोई सॉलिड आगे बढ़े तो उस पर भी क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इस फोर्स को भी हम लोग विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे मान लो अगर आप सपोज करो आगे की ओर लिक्विड में आगे जा रहे हो या एयर में आगे जा रहे हो, तो एयर या लिक्विड आपको पीछे की ओर फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करेगी। अगर सपोज करो आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे फोर्स लगेगा, नीचे जा रहे हो तो वो फ्लूइड आपको ऊपर फोर्स लगाएगा। ये आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक टब लो, टब में पानी भर लो और उसके अंदर हाथ डालो। पहले तो एयर में हाथ घुमाओ, बड़े आसानी से आप हाथ को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन जब उस लिक्विड के अंदर अगर आप हाथ आगे बढ़ाते हो तो आपको एक ज़बरदस्त फोर्स फील होता है, और आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाना। तो एक्चुअली में वो लिक्विड का विस्कस ड्रैग है। ठीक है। एयर में भी ये विस्कस फोर्स लगता है, लेकिन ये बहुत कम लगता है, और वाटर के अंदर ये विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप हाथ पीछे मूव करोगे तो फोर्स फिर आगे लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो फ्रिक्शन, वो अपना क्या करेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स रखता है। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। तो स्टोक ने क्या बोला, स्टोक के पास एक फॉर्मूला था। स्टोक जो है उसने क्या कहा कि अगर सपोज करो हमारे पास एक लिक्विड है, हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, और उसमें अगर एक कोई भी स्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। मान लो उस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस r है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला उसने दिया। उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा, दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा v r। ये विस्कस फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। 6 पाई तो कांस्टेंट है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, राइट। ये जो फ्लूइड है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, ये किस वेलोसिटी से आ रहा है, किस वेलोसिटी से भाग रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो देखो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, तो इसका मतलब इसको विस्कस फोर्स भी बहुत ज़्यादा फील होगा। और इसका साइज़ क्या है, इसका रेडियस क्या है। अगर ये बहुत बड़ा है तो विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर इसका रेडियस कम है, छोटा है, तो विस्कस फोर्स भी कम लगेगा। समझ गए? चलो, तो इतना विस्कस फोर्स याद रखना इसके ऊपर लगता है F, इसको मैं V नाम लिख देता हूं, F विस्कस, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा VR। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, साइज सही है? ठीक है।
अब देखो, अगर मान लो किसी ने एक स्फीयर को ऊपर से छोड़ दिया नीचे, एयर या किसी भी फ्लूइड की बात कर लेते हैं, उसको छोड़ दिया, तो मैंने बताया था कि पहले तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड को अटेन कर लेता है, जिस कांस्टेंट स्पीड को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब होता क्या, देखो जैसे स्टार्टिंग में अगर आपने छोड़ा तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो। एक तो नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी नाम देता हूं, विच इज इक्वल टू एम जी। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऑब्वियसली बात है नीचे खींच रहा है। दो और फोर्सेस इस पे काम करेंगे, एक तो आपका विस्कस फोर्स हो गया जो मैंने आपको बताया एफ वी, जो कि होता है 6 पाई एटा वी आर एफ वी। दूसरा एक और फोर्स लगता है, याद रखना फ्लूइड में हमेशा ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है बॉइंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। यही बॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर हमेशा लगता है। अगर आप किसी फ्लूइड में हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में है, चाहे वो गैस है या फिर लिक्विड है, तो हमेशा बॉडी पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, आपने सुना होगा। इसी अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से जो चीज़ें हैं वो पानी के अंदर तैरती हैं। अगर वेट से ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है तो चीज़ें पानी में तैरने लग जाती हैं, ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है कि आपका अपथ्रस्ट फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता, वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है पर वो कम है, वेट ज़्यादा है तो वो नीचे चले जाता है। तो ये एयर जो है ये भी हर ऑब्जेक्ट पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, बॉइंट फोर्स लगाता है, पर ये बॉइंट फोर्स काफ़ी कम होता है, हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम एयर में नीचे आ जाते हैं, राइट। लेकिन कई सारे ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आप नाव बना के पानी में डालते हो तो वो ऐसे फ्लोट होने लगता है ना, तो उस केस में क्या होता है, नाव का वेट ज़्यादा नहीं होता है बल्कि अपथ्रस्ट फोर्स या बॉइंट फोर्स ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो तैरने लग जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी क्योंकि हम फ्लूइड के अंदर है तो एक बॉइंट फोर्स लगेगा। अब इन दोनों का फॉर्मूला देखो, एफ बी का फॉर्मूला लिख दिया, एफ जी का फॉर्मूला लिख दिया, तो बॉइंट फोर्स का भी फॉर्मूला लिखना जरूरी है। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना हमेशा। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे आपको डेंसिटी लेनी है लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय, तो मान लेते हैं हम लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, ओके, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फॉर्मूला देखो बॉइंट फोर्स का, अपथ्रस्ट फोर्स का, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड उसके अंदर है, इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ओके, मल्टीप्लाइड बाय जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही फॉर्मूला होता है आपके बॉइंट फोर्स का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। कितना, देखो कई बार क्या होता है पानी में चीजें ऐसे तैरती है, आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है, तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का पानी के अंदर है या फिर फ्लूइड के अंदर है उतना ही वॉल्यूम आपको यहाँ पे लेना है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि यहाँ पे हम पूरा ही लेंगे क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर ही आपका फ्लूइड के अंदर है। तो इस हिसाब से अगर बॉइंट फोर्स का हम फॉर्मूला निकालें तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका जो सिग्मा है, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान के चलते हैं, और यहाँ पे रो ले लेते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर जो कि एक सॉलिड है, ओके। चलो अब इसका बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द स्फीयर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पूरा का पूरा वॉल्यूम ही ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा किसका, बॉइंट फोर्स का, अपथ्रस्ट फोर्स का जो इसके ऊपर लग रहा है। तो सिग्मा वी जी याद रखो, मैं इसको हटा देता हूं, ये फॉर्मूला नोट कर लिया आपने, सिग्मा वी जी। इस सिग्मा और 6 में फर्क है, थोड़ा गड़बड़ मत कर देना, सिग्मा वी जी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि पानी के अंदर है या फ्लूइड के अंदर है, और वो पूरा का पूरा स्फीयर ही फ्लूइड के अंदर है, तो पूरा वॉल्यूम ले लेंगे, ओके। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, इन दोनों का मिला के उतना फोर्स नहीं हो पाता जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के एडिशन से या सम से भी ज्यादा होता है, मतलब समझ रहे हो ना। देखो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, एफ बी प्लस एफ वी। तो शुरुआत में ये दोनों जो, देखो एफ बी जो है वो कांस्टेंट होता है, एफ बी का जो वैल्यू है
वो आपके फ्लूइड पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन एफ वी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? 6 पाई ईटा वी आर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आने लगता है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज होता है, तो एफ वी का वैल्यू भी इंक्रीज होने लगता है। शुरुआत में ये जो दोनों टोटल है ये एक्चुअली आपके वेट से कम होता है, वेट जो होता है इसका ज्यादा होता है, और इन दोनों का एडिशन जो है वो कम होता है। तो ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो स्फीयर है वो नीचे आने लगेगा और उसका स्पीड इंक्रीज होने लगेगा, बिकॉज उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा खींच रहा है उसको नीचे। जब उसका स्पीड बढ़ने लगता है तो एक्चुअली में ये जो एफ वी है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि एफ वी का वैल्यू देखो स्पीड पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये एफ वी बढ़ने लगेगा। और एफ जी तो कांस्टेंट है, एफ वी भी कांस्टेंट है। तो धीरे धीरे क्या होता है, एफ वी जब इतना बढ़ जाता है कि ये टोटल अपवर्ड फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इक्वल हो जाए, मतलब एफ वी बढ़ते बढ़ते टोटल अपवर्ड फोर्स को क्या करता है, ग्रेविटी के बराबर कर देता है। तो जब ऊपर का और नीचे का टोटल फोर्स इक्वल हो जाए तो अब आपका जो बॉडी है उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। देखो ऑलरेडी वो स्पीड में है, मतलब इतना स्पीड में आ चुका है कि अब एफ बी प्लस एफ वी एफ जी के बराबर हो गया है। तो बॉडी पर अब टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स, वो जीरो हो जाएगा, समझे। बॉडी पर टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा मतलब कई बच्चों को लगता है कि वो रुक जाएगा। नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब अब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी बल्कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो उसने जितना वेलोसिटी ऊपर से अटेंड कर लिया था उसके बाद अब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो चुका है, नेट फोर्स जीरो हो चुका है। तो अब उसकी वेलोसिटी उस मोमेंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी और वो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, समझे। तो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी, इसको मैं वीटी लिख देता हूं, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, इसका मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुका है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो अब बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, एफ बी प्लस एफ वी। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। जब ये इक्वल हो जाए तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। तो बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, सिग्मा वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जी। और ये विस्कस फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा। अब ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी है, तो मैं वेलोसिटी की जगह पे टर्मिनल वेलोसिटी लिख रहा हूँ, और ये याद रखना वॉल्यूम है, इनटू आर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एम जी, इसका जो वेट है। ओके, समझे। मुझे ये वीटी का एक्सप्रेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा वी टी आर इज इक्वल टू, ना देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सॉलिड की बात अगर हम करें, स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर का डेंसिटी हमने रो ले रखा है, देखो डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं मास की जगह पे यहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख देता हूँ इंटू जी। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते हैं, सी सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा वी टी आर, 6 पाई ईटा वी टी आर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ रहा है तो हम यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं और इंटू जी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको आप दूसरे साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 पाई ईटा वी टी आर इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ओके, ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब और जी ये सब कॉमन ले लो तो रो माइनस सिग्मा बच जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्फीयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बच जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल रहा है 6 पाई ईटा वी टी आर। यहाँ से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 होगा, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होगा। तो आपको यहाँ पे ईटा वी टी का वैल्यू मिल जाएगा, 3 को नीचे भेज दो तो 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर जी
सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। ईटा को भी यहाँ भेज दो तो आपके पास फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का आपके पास इक्वेशन आ गया। ओके, तो इस स्पीड से, इस कांस्टेंट स्पीड से बॉडी बाद में नीचे की ओर मूव होने लगती है। देखो ये टर्मिनल वेलोसिटी का एग्जांपल आपको कई जगह पे मिल जाएगा। आपको पता है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो कई ज़्यादा हाइट से ऊपर आती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन इतना है कि ये बॉडी का हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ा देता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे मार्कर या कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ता हूँ तो एक सेकेंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, अगले सेकेंड में 20, उसके अगले सेकेंड में 30, उसके अगले सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। अब सोचो आपका जो बारिश है, आपकी बारिश की जो बूंद है वो कितने ऊपर से आती है और वो कितना टाइम नीचे आने में लगा देती है। इतना टाइम आने अगर लगाने के बाद अगर वो नीचे आ रही है तो इसका मतलब उसका हर सेकेंड उसका जो स्पीड है वो 10-10 से बढ़ रहा है और हर सेकेंड अगर 10-10 से उसका स्पीड बढ़ेगा तो ज़बरदस्त अमाउंट से वो नीचे आके हिट करेगा। इतना ज़ोर से हिट करेगा कि आप घायल हो सकते हो उस बारिश के पानी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग को पता है कि जब बारिश के अंदर हम जाते हैं तो बहुत मज़े से नहाते हैं उसके अंदर और हम लोग को इतना चोट नहीं लगता है। लेकिन इतना ऊपर से वो गिरता है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा कि आप बारिश में जाओ तो क्या पता आपको घायल करके मार दे वो, तो फिर हमको चोट क्यों नहीं लगता। उसका रीज़न देखो क्या होता है कि वो जो बारिश है वो बारिश एयर से गिरता है। जब वो एयर से गिरता है तो एयर फ्लूइड है, तो फ्लूइड उस पर ये 2 फोर्सेस एक्स्ट्रा लगाती है वेट के अलावा। तो वो फ्री फॉल में नहीं है बल्कि उस पर बॉइंट फोर्स भी लगता है और विस्कस फोर्स भी लगता है। और इसके वजह से होता क्या है कि स्टार्टिंग में उसकी कुछ तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है और फिर वो उसके बाद कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आती है और उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है। समझे? और शुक्र है कि उसकी स्पीड जो है वो बढ़ नहीं रही है, वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले रही है, तो वो पूरा डिस्टेंस जो बाद में है वो सेम वेलोसिटी से कवर करती है और हमको ज़्यादा चोट नहीं लगता है। समझे? यही सेम प्रिंसिपल आप पैराशूट पे अप्लाई कर सकते हो। जब पैराशूट हम पहन के मान लो कोई कूद रहा है नीचे, तो पैराशूट बड़े आराम से नीचे आता है, एकदम रैपिडली नीचे नहीं गिर जाता। उसका रीज़न ये है कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा उस पर बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों लगता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में उसकी तो स्पीड बढ़ती है और उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी अटेन किया उसके बाद उसका स्पीड इंक्रीज नहीं होता और वो सेम स्पीड से नीचे आ जाती है बिना स्पीड को बढ़ा है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ एग्जांपल्स जहां पे आपको टर्मिनल वेलोसिटी देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।